और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ केनान आसिफ एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स करना चाह रहे हैं। सो रिसेंटली आई रिसीव अ क्वेश्चन कि मैंने जनाब फॉर एग्जांपल बीबीएस किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, अब मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता हूँ या हासिल करना चाहती हूँ, सो व्हाट शुड आई डू। तो क्या मैं जो मैंने बीकॉम में, एमकॉम में, एमबीए में सारा कुछ पढ़ा था मैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दूँ और उसकी बेस पे कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने की कोशिश करूँ जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, या मैं रास्ता बदल लूँ, या क्या किया जाए। इसके अलावा मुझसे एक और सवाल ये हुआ कि सीएसएस का जो सिलसिला है और ये समझा जाता है कि जी आप सीएसएस की तैयारी कर लें हर चीज़ की तैयारी हो जाती है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आया ये सच है कि सीएसएस की तैयारी करके बाकी चीज़ों की तैयारी मुमकिन है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी कैपिटलाइज करने की कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए, लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में जनाब तीन अलग अलग खिलाड़ियों को, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन तीनों को अपनी कॉम्पिटेंस साबित करने के लिए अपने स्पोर्ट्स में अपने आप को मनवाने के बजाय इनको क्या करना पड़ता है, इनको स्विमिंग करनी पड़ती है, उसमें साबित करना पड़ता है कि इस एक खेल में डिफरेंट फील्ड के लोगों में से कौन सा इंसान बेहतर है। सो आप जब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर में टेस्ट करने के बजाय वो कहते हैं यार एक कॉमन ग्राउंड निकालो। और कॉमन ग्राउंड क्या होता है? मैथ्स होता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ होती है इंग्लिश, तीसरी होती है जनरल नॉलेज, चौथी है इस्लामिक स्टडीज़, पांचवी है इस्लामियात। आपने इन 5 एरियाज को कवर करना है। डजेंट मैटर आपकी फील्ड कौन सी है, लेकिन गवर्नमेंट की हर वो जॉब जहाँ पे लिखा होगा बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, मसावी तालीम, कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि जी फील्ड ओपन है। तो जब भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके हर बंदा ही अप्लाई कर सकता है, तो इसका मतलब समझ लें कि कोई फील्ड स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होगा, जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या होगा? यही मैथ्स होगा, यही इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी। अच्छा, इनमें से जो पहली 3 चीज़ें हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, अगर आप इनको कवर करते हैं तो आप स्टेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो OG1, OG2 की पोजीशंस पर। OG1 के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं, अगर आपने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप डायरेक्टली 50,000 सर के करीब सैलरी आपकी लग सकती है, स्टार्ट होती है। और अगर आप OG2 पे लगते हैं तो ये लगते हैं आप 16 साल तालीम के बाद, और यहाँ पर आपकी सैलरी तकरीबन 85 से 90 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। अब आ जाते हैं करना कहाँ से है। देखिए जी, मैथ्स के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो गैट जनरल की बुक्स होती हैं, आप कोई भी एक किताब पकड़ लें। मुझसे बहुत ज़्यादा बात होती है, जी कोई किताब बता दे, कोई किताब बता दे। सी आई हैव नेवर बीन बिहाइंड ब्रांड्स। मुझे नहीं पता कारवान कैसा है, मुझे नहीं पता जहांगीर टाइम कैसा है, मुझे नहीं पता कौन कैसा है। तो आपने सिंपली कोई भी किताब उठानी है और इस बिलीफ के साथ उठानी है कि इस किताब में गलतियां ज़रूर होंगी, लेकिन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गुड टू स्टार्ट विद। इसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं और चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। सो मैथ्स के लिए आप गेट जनरल को पकड़ें, इंग्लिश के लिए आप गेट जनरल की किताब पकड़ें। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए कोई भी किताब ले लें जिसमें आपको लगता है कि रेलेवेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि हमेशा कोशिश करें कि डिस्क्रिप्टिव अंदाज में जनरल नॉलेज की तैयारी की जाए। डिस्क्रिप्टिव अंदाज में जनरल नॉलेज की तैयारी का मतलब क्या है कि बजाय इसके कि आप 100 MCQs का रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें, व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप उस चीज़ पर, उस मौजू पर एसे बनाना स्टार्ट कर दें, उसको एसे के तौर पे पढ़ना स्टार्ट कर दें, और उस एसे में से जो नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो एक्सट्रैक्ट करें, और फिर देखें कि ये नॉलेज कहाँ काम आती है। डिफरेंट MCQs कवर हो जाएंगे आपके जब आप उसको एसे के तौर पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं कि CPEC का वॉल्यूम क्या है, CPEC कहाँ से स्टार्ट होता है, CPEC कहाँ पे एंड होता है, और इस किस्म की बाकी तमाम चीज़ें, आप CPEC को एज अ होल पढ़ें। जब आप CPEC को एज अ होल पढ़ेंगे तो आपको CPEC के अंडर आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। जब आप CPEC को एज अ होल पढ़ेंगे तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि CPEC का वॉल्यूम कितना है, कितना अमाउंट है, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, मोटरवे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इसके अंडर कवर होते हैं, बाकी तमाम मामलात क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। सो स्टडी थिंग्स एज अ होल, दिस विल रियली हेल्प यू। अच्छा, जब आपने CPEC को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मोटरवे प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आप चले गए, आप बिजली के प्रोजेक्ट्स की तरफ भी चले गए। ये चीज़ एक्सपेंड होते हुए पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप्स पे इसका असर भी चला गया।
फिर बंदरगाहों पे भी आप आ गए, बंदरगाहों में फिर गवादर की सारी कैपेसिटी भी आपको पता चल गई। गवादर को पढ़ रहे थे तो आपने उसको ईरान की चाबहार के साथ भी कंपेयर कर लिया। वो कंपैरिजन होते होते आपको पता लग गया कि जी चाइना को ज़रूरत क्यों पेश आई, चाइना का बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ लगता है, बॉर्डर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और ये तमाम सिलसिला क्या है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद वन हॉट टॉपिक, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जाता है, और जैसे जैसे वो टॉपिक एक्सपेंड होता है आपकी नॉलेज भी एक्सपेंड होती जाती है, और चीज़ों के बीच में एक रब्त भी बनता है। ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए भी ज़रूरी है, इसको मजबूरी तौर पर बतौर ऐसे पढ़ना, बतौर मजमून पढ़ना, कि इट्स नॉट अबाउट लर्निंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट रिटेनिंग व्हाट यू रीड। तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन पेपर के वक्त याद नहीं रहेगा। पेपर के वक्त आपको क्या याद रहेगा, जो आपने बतौर ऐसे पढ़ा है। अदरवाइज एमसीक्यूज की किताबों को रटा लगा लें पेपर के वक्त, यूल बी फ्लॉप, यूल बी जीरो। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, जब आपने मैथ्स का मैं आपको बता चुका हूँ, आप गैर जनरल की तैयारी करें, इंग्लिश के लिए गैर जनरल की तैयारी करें। जीआरई की किताबें वैसे आपको काफ़ी हेल्प दे सकती हैं, और जीआरई से अगर तैयारी करते हैं तो वो इतनी एडवांस होती है कि गैर जनरल बड़ा आसानी से आपका कवर हो जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ना सिर्फ ये होगा गैर जनरल वगैरह कवर हो जाएगा, स्टेट बैंक वगैरह के टेस्ट, एफपीएससी के टेस्ट कवर हो जाएंगे, जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आती हैं एचईसी की भी और जीआरई के एग्जाम के थ्रू भी, या इवन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, वो भी कवर हो जाती हैं आपकी इस अप्रोच से जो मैं आपको बता रहा हूँ। रह गई पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए क्या करना है, देखिए आप कभी भी किसी भी पोस्ट के पास पेपर्स उठा लें जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, आपको कुछ बातों का अंदाज़ा होगा। अंदाज़ा क्या होगा, आपको नज़र आएगा कि हर पेपर में गज़वात पे बात हुई है, एक एरिया आपको मिल गया। इसका मतलब यह है कि आपने तमाम गज़वात को पढ़ना है। हर पेपर में नमाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमन आता है, ज़कात से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमन आता है। कभी वो सवाल ये होता है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, कभी वो सवाल ये होता है कि नमाज इस्तिस्का क्या होती है, या नमाज कोई स्पेसिफिक टाइप क्या होती है, कुछ भी, राइट। तो या कभी कभार वाक़या मेराज फॉर एग्जाम्पल आता है। अब ये तमाम चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनको आपने जितने भी हमारे फ़राइज़ हैं आपने उनके बारे में पढ़ना है, आपने ग़ज़वात के बारे में पढ़ना है, मुख्तलिफ़ अंबिया के बारे में, बाज़ औक़ात उनके टाइटल्स पे बात होती है, या सहाबाए कराम जो है उनके अलक़ाबात पे बात होती है, तो आपने उसको पढ़ना है। इस्लामियात में थीम्स आइडेंटिफ़ाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा इस्लामियात को आपने पढ़ना है एज अ हिस्ट्री, इस्लाम की इब्तिदा से लेकर यह जो अरब का एक सारा सिलसिला था, जिस वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, आमुल फ़ील से आप स्टार्ट कर लें, और उसके बाद फिर आप थ्रू आउट उसको पढ़ते रहें। इस्लामियात को भी आपको एज अ बुक पढ़ना है, और जब वो चीज़ें आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एज अ टाइमलाइन पढ़ते हो ना, तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जहन में बैठ जाती हैं। अदरवाइज़ मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी किताब उठा लेंगे, उसमें एमसीक्यूज़ लिखे होंगे, रट्टे लगाएंगे आप, फ़ायदा कोई नहीं होगा। यू विल फॉरगेट थिंग्स। द थिंग इज़ कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेपर के वक्त जहन में रहना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके पास पूरी एक हिस्ट्री होगी, आपके पास पूरी टाइमलाइन होगी, आपने डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ी होगी, अपने नोट्स बनाए होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ बहरहाल एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, सॉरी। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि हमेशा ना, बजाय इसके कि आप पहले से पुरानी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करें, आप हमेशा 1947 से स्टार्ट लें, और उसके बाद आप मौजूदा हिस्ट्री की तरफ जाएं। एक दफ़ा जब आप इसको कवर कर लेते हैं तो फिर आप क्या करें, 1947 से बैकवर्ड आप ज़रा जाना स्टार्ट कर दें। आप 1857 को उठा लें, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद से 1947 तक। तो बजाय इसके कि 1857 से स्टार्ट किया और अभी तक आए, आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, एक पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री, एक पाकिस्तान बनने से के बाद की हिस्ट्री। इंटरनेट पर बेशुमार वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें एक एक दो दो घंटे के लेक्चर्स में 1947 से लेकर अब तक का तमाम हाल बताया है। कौन कौन से वज़ीर आज़म आए, कौन कौन से वज़ीर आज़म तब्दील हुए, कितने अरसे में कितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए, कौन कौन सा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिज किया गया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिमूव हुआ, उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या आया, पहले वाले में नए वाले में फ़र्क क्या था। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो पाकिस्तान स्टडीज़ को किताबों से पढ़ने के बजाय अगर आप उन वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा याददाश्त में ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठेगी। एटलीस्ट मेरा तजुर्बा यही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को पढ़ के सीखना मुश्किल होता है, लेकिन उनको देख के सीखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन पाकिस्तान स्टडीज़ विद दिस एंगल, और अगर आप इन चंद एरियाज़ को कवर कर लेते हैं तो आई बिलीव कि आपको बहुत हेल्प मिलती है। नाउ कमिंग टू दैट CSS क्वेश्चन, कि अगर हम CSS की तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो इन तमाम चीज़ों की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। वेल, पॉसिबल है, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस होने इनफैक्ट मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने यही देखा है कि ये अप्रोच सबके लिए काम नहीं करती है। तो बजाय इसके कि आप ग्रेड 17 की तैयारी करें और उसके लिए बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ाई करें, और फिर इसके बाद ये सोचें कि ये हाई लेवल की तैयारी मुझे
जो छोटे टेस्ट है उसमें मदद देगी, शायद ऐसा ना हो। आप छोटे टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, यही तैयारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको CSS लेवल पे मदद देगी। और अगेन हर किसी के अपने हालात होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक मरतबा पेट भर के एक छोटी मोटी जॉब करके इसके बाद CSS का सोचना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत बड़े रिस्क लें और आप एक ऐसा रिस्क लें जिसमें आप CSS को अटैम्प्ट कर रहे हैं और CSS भी नहीं हुआ और कोई और अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ में नहीं रही। सो दिस इज़ इट, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई और सवाल आपके ज़हन में है सो प्लीज़ कमेंट दैट इन द कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह आपके जो सवालात होंगे, जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।